स्टार्ट। नमस्कार साथियों, मैं रितेश कुमार। हमारे ज्योग्राफी सेशन में आप लोगों का स्वागत है। तो हम लोग कल के क्लास में कुछ पढ़े थे पी तरंगे और एस तरंगे के बारे में। तो प्राथमिक तरंगे या पी तरंगे वो तरंगे होती है जो कि सिर्फ ठोस, द्रव और गैस तीनों में गमन करती है। ठोस, द्रव और गैस तीनों में गमन करती है। और एस तरंगे क्या है, जो सेकेंडरी तरंगे कहते हैं उसको, वो क्या है कि सिर्फ ठोस में गमन करती है। तो ये चीज हम लोग पढ़े थे कल। तो इन लोग इसके बारे में हम कल लिखवाए भी थे। अब इसके बारे में हमको कुछ समझाना था आप लोगों को कि जो पृथ्वी की आंतरिक संरचना है इसके बारे में इसका क्या भूमिका है, पी और एस तरंगों की क्या भूमिका है। एल तरंगे पढ़ेंगे, जब भूकंप पढ़ेंगे, आंतरिक संरचना के दृष्टि से एल तरंगों की मतलब कि कोई भूमिका नहीं है, वो सिर्फ सरफेस पे ही एल तरंगे रहती है। तो एल तरंग के बारे में जब भूकंप पढ़ेंगे तो उसमें हम लोग भूकंप के बारे में, एल तरंगों के बारे में, एल तरंग के बारे में पढ़ेंगे। तो हम लोग एस तरंगे और पी तरंगे के बारे में हम लोग देखते हैं कि पृथ्वी की आंतरिक संरचना में उसका क्या भूमिका है। और ये देखिए, ये हमारा क्लास पार्ट 4 हो गया, मतलब ये चौथा घंटा आज चलेगा। हो सकता है कि आज चौथा घंटा नहीं तो कल पक्का मैं खत्म कर दूंगा, कल पक्का मैं इसको खत्म कर दूंगा। इसलिए कि देखिए, समझाना और लिखवाना दोनों ही पड़ता है। और समझाने लिखवाने के बाद क्या होता है, समझाने के बाद लिखवाना, जितना समझाने में टाइम लगता है उतना लिखवाने में भी टाइम लगता है। तो क्या होता है कि समझा तो समझा देंगे और लिखवाने के लिए नहीं लिखवाएंगे तो कोई फायदा है नहीं। तो एक्चुअली हमको खुद से लिखना पड़ता है ताकि आप लोग भी लिखें और नोट्स बनाएं। क्या होता है कि मान लीजिए कि हम बोल के लिखवा दें, किसी का छूट जाएगा, किसी का कोई बोलता है कि नहीं सर आप लिख दीजिए। बहुत सारे लोग बोलते हैं कि उस पर कि सर आप लिख दीजिए। उसके बाद हम लोगों को अच्छे से समझ में आता है, हमको लिखने में भी सुविधा होती है। और चित्र भी बनाना है तो चित्र भी बनाना पड़ता है। इसलिए कि देखिए, हमारे पास तो बहुत सारे चित्र हैं, चित्र तो बहुत सारे हैं। चित्र के लिए हमको ये नहीं है कि हाँ चित्र नेट से कॉपी करके ले आके डाल देंगे, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन बट क्या होता है ना कि बनाकर समझने में जो समझदारी होती है ना, वो देख कर समझने में समझदारी नहीं होती है। इसलिए ग्राफ बनाना जरूरी है और चित्र भी बनाना जरूरी है। इसलिए कि वो चीज़ जो समझ में आ जाता है ना, फिर कभी जल्दी आदमी भूलता नहीं है उसको। तो इसके चलते आप लोग भी इसका ग्राफ हाँ हैंड प्रैक्टिस से बनाइए। तो आइए हम लोग देखते हैं कि पी तरंगे के बारे में, पी तरंगे और एस तरंगों के बारे में क्या स्थिति है। कुछ चित्र और बनाएंगे हम। कुछ चित्र बनाते हैं इस पे और देखते हैं कि इसमें क्या चीज। और कौन सा लिया जाए, चलिए। ये हमारा पृथ्वी का लेयर हो गया। और क्या होता है कि देखिए, मान लीजिए कि जो तरंगे चलती है, भूकंप आता है तो जहां से तरंगे चलती है, तो मान लीजिए कि यहां से तरंग चल रही है, यहां से तरंगे चल रही है। तो ये तो चारों तरफ चलेगी ना, ये जाएगी कैसे, चारों तरफ, चारों तरफ चलेगी। ये क्या है कि यहां से चारों तरफ चलेगी, यहां से चारों तरफ ये तरंगे चलेगी। और क्या होता है कि देखिए, अब ये पृथ्वी का जो ये हमारा भाग है, पृथ्वी का हमारा जो भाग है, तो थोड़ा सा देखते हैं पेंट करके।
ये क्या हो रहा है, गलत हो गया। ये भी नहीं हो रहा है, चलिए इसको हटाते हैं। तो आइए देखते हैं इसमें, छोड़िए जो होगा सो देखा जाएगा आगे, नहीं तो ऐसे करके प्रिंट कर सकते हैं हम लोग। तो छोड़िए, इससे अच्छी बात नहीं है। चलिए, ये क्या है, ये हमारा क्या है, ये हमारा क्रस्ट है। ये हमारा क्या है, क्रस्ट है, क्रस्ट। ये क्या हो जाएगा, मेंटल, मेंटल, मेंटल। ये क्या हो जाएगा हमारा, कोर, आउटर कोर, यानी इसको बोलते हैं आउटर कोर। इसको क्या बोलते हैं, इनर कोर। ये इसको इनर कोर बोलते हैं। अब यही चीज, सेम चीज हम लोग ये बताए हैं, सिर्फ आप लोगों को इसलिए बनाए हैं कि ये आप लोगों को समझ में आ जाए कि कौन चीज कहाँ कहाँ पे है, कौन से भाग को क्या बोलते हैं, कौन सी भाग को क्या बोलते हैं। चलिए आइए, इसमें भी वही चीज बनाना है हम लोगों को। तो ठीक, और आते हैं ये हो गया हमारा। तो देखिए कैसे होता है कि पी तरंगे जो है ठोस, द्रव और गैस तीनों में गमन करती है। तो मान लीजिए कि यहाँ से हमारा जब भूकंप चला, भूकंप चला, तो यहाँ से भूकंप चला तो पी तरंगे या एस तरंगे तो दोनों चलेगा। तो वृत्ताकार मार्ग पे चलेगा, ये वक्राकार मार्ग पे। क्या हुआ कि यहाँ तक ये आया, यहाँ तक ये आया, ये हमारा वृत्ताकार मार्ग पे यहाँ से चला। तो उसके बाद क्या होता है कि ये तो P और S दोनों यहां से चलेगा, यहां से क्या चलेगा, P एंड S दोनों तरंगे चलेगा। इस साइड भी P एंड S चलेगा, P एंड S दोनों चलेगा। अब क्या होगा कि यदि मान लीजिए कि यहां से क्या होता है कि S तरंगे यहां से एस तरंगे विलुप्त हो जाती है। इसके बाद यहां से जो होता है क्या कि आउटर कोर जो है, आउटर कोर से हमारा एस तरंगे विलुप्त हो जाती है। तो इसका मतलब कि जब विलुप्त हो जाएगी तो यहाँ पे सिर्फ क्यों, कौन सी तरंगे चलेगी, तो ये चलेगी सिर्फ पी तरंगे चलेगी। यहाँ से पी तरंगे चलेगी। तो जब वक्राकार मार्ग पे चलेगा तो यहां से क्या होगा कि जो वक्राकार मार्ग पे चलेगा ये, तो क्या होगा कि देखिए क्या होता है कि इस क्षेत्र में, ये जो क्षेत्र है, ये जो क्षेत्र है यहाँ से 140
104 डिग्री, 104 डिग्री या 105 डिग्री, दोनों में से कोई आएगा एक। और यहाँ पे आएगा 140 डिग्री, और यहाँ पे भी 140 डिग्री, और यहाँ पे भी 105 डिग्री, 105 डिग्री, यहाँ पे 105 डिग्री। तो क्या होता है यहाँ पे कि जब यहाँ से जो P और S तरंगे चलेगी तो क्या होगा कि P और S तरंगे ठोस पदार्थ में और गैस पदार्थ में, तीनों में चलेगी P तरंगे। तो यहाँ पे मान लीजिए कि यहाँ से आ रही है तो P तरंगे यहाँ से लुप्त हो जा रही है, S तरंगे यहाँ के बाद इधर नहीं गमन कर रही है, S तरंगे गमन नहीं कर रही है। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे कि सिर्फ ओनली फॉर P तरंगे, P वेव है, वेव। यहाँ पे क्या है, P वेव्स, P एंड S वेव्स यहाँ से चलेगी। और 104 से 140 डिग्री के बाद दोनों तरंगे क्या होती है कि ये छाया क्षेत्र बोलते हैं। यहाँ से इस क्षेत्र में दोनों तरंगे नहीं गमन करती है, इस क्षेत्र में दोनों तरंगे गमन नहीं कर पाती है। यहाँ से 104 डिग्री से 105 डिग्री के बीच में, 140 डिग्री के बीच में दोनों तरंगे गमन नहीं कर पाती है, ये गमन नहीं कर पाती है दोनों तरंगे। और सिर्फ यहाँ से उसके बाद 104 के बाद यहाँ से गमन करती है, यहाँ से फिर सिर्फ P वेव गमन करती है, P वेव गमन करती है। तो इससे क्या पता चलता है हमारा, और क्यों गमन करती है, यहाँ ये क्षेत्र क्यों बनता है कि क्योंकि वक्राकार मार्ग पे ये दोनों चलती है, वक्राकार मार्ग पे दोनों चलती है। तो वक्राकार मार्ग पे यहाँ से घूमने के कारण क्या हो जाता है कि यहाँ तक P और S तरंगे रहती है, और P और S तरंगे 104 डिग्री तक रहती है। फिर क्या होता है कि सीधे वहां से क्या होता है कि जब लिक्विड पदार्थ में जाएगी, लिक्विड में जब यहाँ से लिक्विड में जाएगी तो ये सीधे गमन करने लगेगी, S तरंगे P तरंगे सीधे गमन करने लगेगी लिक्विड में सीधे गमन करने लगेगी। तो क्या होगा कि यहाँ से हमारा यहाँ तक क्या होगा कि 140 डिग्री से यहाँ से 140 डिग्री के बीच में सिर्फ P तरंगे गमन करते हैं। तो इससे क्या पता चलता है कि पृथ्वी के जो आंतरिक ये आउटर कोर है, आउटर कोर, ये आउटर कोर हो जाता है OU, आउटर कोर, आउटर कोर हो जाता है। तो आउटर कोर में क्या होता है कि S तरंगे गमन नहीं करती है, मतलब कि यहाँ से विलुप्त हो जाती है S तरंगे। तो इसका मतलब ये होता है कि जब यहाँ पे क्या होगा कि यहाँ पे या तो कोई लिक्विड पदार्थ होगी, इसलिए कि यहाँ पे क्या होता है कि जब P तरंगे ना तीनों में चलती है, S तरंगे तो सिर्फ ठोस पदार्थ में ही चलती है, और यहाँ पे ठोस पदार्थ है नहीं, यहाँ पे गमन नहीं करने के कारण क्या पता चलता है आंतरिक भाग में कि यहाँ पे लिक्विड पदार्थ है। इस क्षेत्र में क्या है कि आउटर कोर में लिक्विड पदार्थ है, इसके कारण क्या होता है कि S तरंगे गमन नहीं कर पा रही है। तो इससे क्या पता चलता है हम लोगों को कि S तरंगे यहाँ इस क्षेत्र में लिक्विड पदार्थ है यहाँ पे। तो ये हमारे समझाने का मतलब था कि आउटर कोर और इनर कोर में। और देखिए क्या होता है कि फिर उसके बाद जब यहाँ से विलुप्त हो जाएगी तो इस क्षेत्र में जब आएगी ही नहीं, तो क्या होगा कि इस क्षेत्र में जब आएगी ही नहीं, इस क्षेत्र में, तो फिर क्या होगा कि इस क्षेत्र में जब आएगी नहीं तो सिर्फ यहाँ पे कौन सा गमन करेगा, सिर्फ P तरंगे ही गमन करेगी, P तरंगे ही गमन करेगी। तो क्या होता है कि ओनली फॉर यहाँ से P तरंगे वेव, P वेव यहाँ से आती है, और इस क्षेत्र में क्या होता है कि P एंड S दोनों तरंगे आती है, इस क्षेत्र में भी P और S तरंगे दोनों तरफ आती है। यानी कहने का मतलब क्या था कि आउटर कोर से देखिए क्या होता है, क्रस्ट से ले लीजिए, क्रस्ट से आउटर कोर है, बाहरी कोर तक क्या होता है कि P एंड S तरंगे गमन करती है। और क्या होता है कि वो आउटर कोर में क्या होता है कि सिर्फ ओनली फॉर P तरंगे ही गमन करती है। तो हम कल ये बात लिखवा दिए थे आप लोगों को, तो वही चीज हमको समझाना था कि हमको कैसे समझाना है कैसे नहीं। तो ये चीज हमको समझाना था कि ये आउटर कोर में मतलब कि पृथ्वी की आंतरिक संरचना में P और S तरंगे से कैसे जानेंगे कहाँ पे लिक्विड पदार्थ है और कहाँ पे ठोस पदार्थ है। तो P और S तरंग से हम लोग क्या, S तरंग से क्या मालूम चल रहा है कि जब आउटर कोर में क्या है कि सिर्फ लिक्विड पदार्थ है, यहाँ से आउटर कोर में क्या है हमारा लिक्विड पदार्थ है, और बाकी और जगह जो है और जगह है सो ठोस पदार्थ है, इसलिए कि P और S दोनों तरंगे वहां से गुजर जाती है। और ये भी है, ये है ठोस पदार्थ, ये भी ठोस पदार्थ है ये भी यहाँ से। तो चलिए ये चीज हम लोगों को समझा दिया आप लोगों को। उम्मीद करते हैं कि आप लोगों को समझ में आया होगा।
अब आगे कुछ पढ़ते हैं इसके बारे में कि आगे क्या चीज हम लोग पढ़ सकते हैं। और कुछ अब ये तो पी और एस तरंगे हैं और एल तरंगे हैं, 3 गो। इसके अलावा भी कुछ तरंगे हैं जो उसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे, उसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे। तो देखिए हम लोगों को कुछ पढ़ना है, कौन सा तरंग, तो पीजी तरंग, पीजी और एसजी तरंग, पीजी और एसजी तरंग है। हम लोग क्या पढ़ना है, थोड़ा सा पढ़ते हैं एक्स्ट्रा पॉइंट में, पीजी तथा एसजी तरंग। पीजी तथा एसजी तरंग, इसके बारे में हम लोग कुछ पढ़ते हैं। तो इसके बारे में हम लोग क्या पढ़ेंगे, तो पढ़ लेंगे कुछ क्या चीज़ है पीजी तथा एस तरंग के बारे में हम लोग कुछ पढ़ते हैं। तो थोड़ा सा 1 मिनट आप लोग, चलिए कोई नहीं। तो हम लोग चलते हैं पीजी और एस तरंग के बारे में। तो यहाँ से क्या होता है कि देखिए पीजी और एस तरंगों के बारे में हम लोग कैसे मालूम चला, पीजी और एस तरंग के बारे में हम लोग कैसे मालूम चला, तो 1909 ईस्वी में, 1909 ईस्वी में क्रोएशिया के कूपा या कुल्पा घाटी में एक भूकंप आया। तो भूकंप के निरीक्षण से पी तथा एस तरंगों की मिलती जुलती ये तरंगे थी। क्या है कि पी तथा एस तरंगों से मिलती जुलती ये तरंगे पाई गई। मतलब ये पी और एस तरंगों के समान ही है, लेकिन इसमें कुछ डिफरेंट होगा, तभी तो इसका पीजी और एसजी नाम रखा गया है। मिलती जुलती तरंगों का पता चला हम लोगों को। तो इसमें क्या है कि जिन्हें क्या नाम दिया गया, पीजी तथा एसजी तरंग इसका नाम पड़ा, उस समय पीजी तथा एसजी इसका नाम दिया गया है। तो ये क्या हुआ कि देखिए, और इसके बारे में थोड़ा सा समझ लेते हैं तब आगे बढ़ते हैं, लिखवाएंगे। तो व्यवहार में ये क्या है, जिससे कि इसका व्यवहार कैसा है, पीजी तथा एसजी तरंगों को, तरंगे की व्यवहार कैसी है, तो ये भी तरंग क्या है कि ये पी और एस जी, पी और एस तरंगे जैसा ही व्यवहार करती है। इसका भी मतलब कि वैसा ही व्यवहार है जिससे कि पी और एस तरंग की व्यवहार होती है। तो ये तरंगे मुख्यतः क्या होता है कि पृथ्वी के, ये तरंगे क्या होगी कि पृथ्वी के ऊपरी परत से ही होकर भ्रमण करते हैं, जिससे कि हो गया क्रस्ट से होकर ही भ्रमण करेगी। ये हमारा क्रस्ट हो जाएगा। तो मान लीजिए कि ये हमारा क्रस्ट हो गया, तो यहाँ से ही ये इस क्षेत्र से आके हमारा भ्रमण करेगी, ये इस क्षेत्र से हमारा आके भ्रमण करेगी। कहाँ से भ्रमण करेगी, तो इस क्षेत्र से, पृथ्वी के ऊपरी परत से ही ये भ्रमण करेगी, पी तथा पीजी एंड एसजी। एसजी तरंगे कहाँ से भ्रमण करेगी, तो ये ऊपरी सतह से ही भ्रमण करेगी। तो इसके बारे में हम लोग लिख सकते हैं कि सन 1909 में क्या लिखेंगे, सन 1909 में इसके बारे में क्रोएशिया में, सन 1909 में क्रोएशिया के कूपा या कुल्पा घाटी में क्या हुआ कि घाटी में आए भूकंप का निरीक्षण किया गया। निरीक्षण किया गया, तो इससे क्या पता चलता है कि निरीक्षण किया गया, तो इसमें क्या पता चला कि पी तथा एस तरंगे जैसे मिलती जुलती, क्या हुआ कि पी तथा एस तरंगे जैसी मिलती जुलती ये तरंगे पाई गई। तो इसको लिख सकते हैं पीजी, पी तथा
पाई गई, मतलब कि यह क्या हुआ कि 1909 में क्रोएशिया में कुल्पा घाटी है, उसमें आए भूकंप का निरीक्षण किया गया। तो इससे पता क्या चला कि पी तथा एस तरंगे जैसे मिलती जुलती तरंगे पाई गई। तो इस तरंगों को क्या बोलेंगे हम लोग? तो हम लोग क्या है कि इसका व्यवहार कैसा है? तो पीजी तथा व्यवहार में ये पीजी तथा एजी तरंगे क्रमशः क्या होगा कि तरंगे पाई पी तथा एस जैसे तरंगे जैसे मिलती जुलती पाई गई। ये किसके बारे में बोला जा रहा है? तो पीजी तथा एसजी, पीजी तथा एसजी के बारे में ये हम बोल रहे हैं, पीजी तथा एसजी के बारे में हम बोल रहे हैं। तो पाई गई जिसका नाम रखा गया है, जिसका नाम रखा गया पीजी तथा एसजी रखा गया। इसका नाम क्या रखा गया? पीजी तथा एसजी रखा गया है। तो इसका व्यवहार ही क्या होता है कि पीजी तथा एसजी तरंग का व्यवहार ही हो कि पी तथा एस तरंग जैसा होता है। लेकिन इससे इसकी गति में लेकिन क्या होता है कि इनकी गति क्रमशः पी तथा एस तरंगों की समान ही होती है। इनकी गति लिख सकते हैं कि इनकी गति पी तथा एस तरंगों की समान होती है। इनकी गति कैसी होती है? पी तथा एस तरंगों की समान होती है, तभी तो इसको पीजी और एसजी नाम रखा गया है, कुछ एक्स्ट्रा नाम रखा गया है। तो इस कारण से इसका क्या नाम रखा गया है? पीजी तथा एसजी रखा गया है। और ये कहाँ चलती है? ये कहाँ चलेगी? तो ये कहाँ चलेगी आप लोगों को? तो ये तरंगे पृथ्वी के ऊपरी सतह पर गमन करती है। ये कहाँ गमन करती है? ये तरंगे पृथ्वी के ऊपरी सतह पे गमन करती है। ये कहाँ गमन करती है? तो पृथ्वी के ऊपरी सतह पे ये गमन करती है। जैसे कि ये ऊपरी सतह हो गया, तो यहाँ पे ये गमन करेगी, यहाँ पे ये गमन करेगी। तो ऐसे चालू करूंगी। तो ये कहाँ गमन करेगी? तो पृथ्वी के ऊपरी सतह पे ये हमारी गमन करेगी तरंगे पी तथा एस जी। और दो तरंगे हैं, इसके बारे में भी हम लोग पढ़ेंगे वहाँ पे रिमोट देना, बंद करना पड़ेगा। अब आगे हम लोग क्या पढ़ते हैं इसके बारे में? तो आइए इसके बारे में और कुछ दो तरंगे हैं, पी स्टार तथा एस स्टार वेव। और दो तरंग के बारे में पढ़ेंगे। इसके बारे में थोड़ा सा जानते हैं कि ये क्या चीज तरंगे हैं, कौन कैसी तरंगे हैं, इनकी खोज कब की गई थी? तो उसका खोज किया गया था 1909 में, 1909 में। और इसका खोज कब किया गया था? 1923 में। इसकी खोज कब की गई थी? तो पी स्टार तथा एस स्टार तरंगों की खोज कब की गई थी? तो 1923 में आए भूकंप आया था, टर्न में आया था, टर्न में आया था भूकंप। तो ये टर्न में आए हुए भूकंप के आधार पर कोनराड महोदय थे, एक वैज्ञानिक थे, भूवैज्ञानिक थे कोनराड महोदय। तो कोनराड जी ने इस तरंग के या इस भूकंप के बारे में, इसकी गति के बारे में पता लगाया। तो क्या पता लगाया कि इनकी गति क्या होती है? पी तथा पीजी के बीच होती है, पी तथा पीजी के बीच होती है। तो पहले एक इसके बारे में पढ़ते हैं कि पी स्टार जो तरंगे हैं, पी स्टार तरंगे हैं, तो इसके बारे में हम लोग पढ़ते हैं। तो 1923 में, सन 1923 में क्या हुआ? टर्न में आए भूकंप क्या होता है?
आधार पर कोनराड महोदय ने इनकी गति क्या किया है, नापे थे। इनकी गति को गति P तथा PG के बीच P तथा PG के बीच बताया। इसकी गति कहाँ होती, कितना होती है, तो P जितना चलता है और G जितना चलता है, उन दोनों के बीच में इसकी गति को बताया। इन दोनों के बीच में इसकी गति को बताया। और आगे चलते हैं इसके बारे में, तो एस स्टार के बारे में कुछ चलते हैं। तो ये एस स्टार है, तो इसकी खोज कब की गई थी, तो 1925 में, 2 साल बाद, 3 साल बाद नहीं, 2 साल बाद, 2 साल बाद इसकी खोज की गई थी। एस स्टार के बारे में इनकी खोज कौन किए थे, हरफोर्ड ने किए थे। तो इस तरह की खोज 1925 में हरफोर्ड एक जगह है, तो वहां पे ये भूकंप आया था। इसकी खोज 1925 में हरफोर्ड में आए भूकंप के आधार पर क्या हुआ कि जयफ्रिज एक वैज्ञानिक थे, जयफ्रिज एक वैज्ञानिक थे। जयफ्रिज ने इसकी खोज की। जयफ्रिज ने क्या किए कि इसकी गति का पता लगाया। इसकी गति एस तथा एसजी के मध्य बताया। गया इसकी गति कितनी है, एस तथा एसजी के मध्य बताया गया। तो ये हमारा पीजी और एसजी या और पी स्टार और एस स्टार के बारे में हम लोग थोड़ा सा एक्स्ट्रा पॉइंट पढ़े। तो इसके बारे में देखिए क्या होता है कि छोटे छोटे एग्जाम में आता नहीं है, ग्रुप डी लेवल हो या एसएससी जीडी हो या एसएससी सीजीएल हो, तो उस लेवल पे आता नहीं है। यहाँ तक कि ये प्री में भी न के बराबर ही आता है। जैसे यूपी पीसीएस हो गया, यूपी पीसीएस कोई भी एग्जाम हो तो पीसीएस के एग्जाम में न के बराबर ही आता है। कभी कभी हो गया तो हो गया, नहीं तो नहीं के बराबर देता है। अभी तक हम जितना भी क्वेश्चन पढ़े हैं पीसीएस लेवल पे, इसमें कोई ऐसा दिखाई नहीं दिया है। तो इसके बारे में लेकिन पढ़ना एक बार जरूरी है, ताकि पता तो चले कि ये भी जानकारी के अनुसार कि क्या कैसे कैसी तरंगे कहाँ कहाँ पाई जाती है। तो ये चीज़ पता करना चाहिए, मालूम होना चाहिए ज्योग्राफी वालों को। लेकिन ऑप्शनल में जब आएगा तो इसके बारे में हम लोग जरूर लिखना पड़ेगा। तो इसके चलते हम लोग सोचे कि मेंस के तहत थोड़ा सा आगे कभी आ गया तो उसके बारे में, मेंस के बारे में हम लोग लिख सकते हैं अच्छी तरह से, कभी आ गया तो ये चीज़ हमारा है। अब भूकंपीय तरंग के बारे में, अब भूकंपीय तरंग का वर्गीकरण थोड़ा सा कर लेते हैं। भूकंपीय तरंग का वर्गीकरण कर लेते हैं। तो आइए हम लोग पढ़ते हैं क्या थोड़ा सा। क्या पढ़ते हैं थोड़ा सा। भूकंपीय तरंग का वर्गीकरण थोड़ा सा कर लेते हैं। तो देखिए क्या होता है,
हम लोग कितना पढ़े, पी एस और क्या पढ़े, पी जी एस जी एस पी स्टार और एस स्टार, मतलब 6 तरंग के बारे में अभी हम लोग पढ़े। तो हम लोग लिख सकते हैं कि देखिए इतना तरंग 6 तरंग का भूकंपीय तरंगों के व्यवहार के आधार पर क्या होता है कि इन तरंगों के आधार पर, इन तरंगों या भूकंपीय तरंगों के आधार पर पृथ्वी को हम लोग तीन आंतरिक परतों में बांटे हैं, 3 आंतरिक परतों में बांटे हैं या अनुमान लगाया गया है, अनुमान लगाया गया है। तो ऐसे हम लोग लिख सकते हैं कि पी एस पी जी एस जी और क्या है पी स्टार तथा एस स्टार, एस स्टार भूकंपीय तरंगों के आधार पर क्या है कि पृथ्वी के आंतरिक संरचना को, मतलब आंतरिक भाग को पृथ्वी के या पृथ्वी में 3 आंतरिक, पृथ्वी के ऐसे लिख सकते हैं कि पृथ्वी में 3 आंतरिक परतों का अनुमान लगाया गया है, ऐसे लिख दीजिए, पृथ्वी में 3 आंतरिक का अनुमान लगाया गया। पहला क्या है, तो पहला है क्रस्ट, दूसरा क्या है मेंटल, और तीसरा क्या है क्रोड, कोर या क्रोड, इसको बोलते हैं, हिंदी में लिखते हैं क्रोड, इंग्लिश में लिखते हैं कोर। तो इसकी हम लोग थोड़ा सा एक चित्र बनाते हैं, उसके अनुसार हम लोग देखेंगे कि चित्र के अनुसार इसको कैसे कैसे बांटा गया है। तो आइए हम लोग थोड़ा सा चित्र के अनुसार देखते हैं, समझते हैं। चित्र के अनुसार हम लोग थोड़ा सा समझते हैं इसके बारे में। तो इसके बारे में हम लोग थोड़ा सा समझते हैं। तो आइए इसके बारे में थोड़ा सा हम पृथ्वी की आंतरिक संरचना के बारे में हम थोड़ा सा समझते हैं कि कैसे आंतरिक संरचना को हम लोग बांटते हैं। तो
तो आइए हम लोग इसके बारे में पढ़ते हैं थोड़ा सा। तो देखिए क्या है, इसको क्या बोलते हैं, क्रस्ट। क्रस्ट, इसको क्या बोलते हैं, मेंटल। मेंटल, इसको क्या बोलते हैं, ऊपरी क्रस्ट, ऊपरी कोर। ऊपरी कोर, इसको क्या बोलते हैं, निचली कोर। इसको इसलिए यहाँ पे लिखे ताकि हम लोग को समझने में आसान हो। चलिए आइए देखते हैं, ये कितना है, 0 से 100 किलोमीटर। ये कितना है, ये 2900 किलोमीटर। ये कितना है, तो उनतीस सौ से 5100 किलोमीटर। ये 5100 से 6370 या 71 किलोमीटर, इतना किलोमीटर इसकी क्षेत्र है। तो अब क्या है ये कि यहाँ से नहीं, यहाँ से यहाँ तक ये आ जाएगा, और यहाँ से ये आ जाएगा यहाँ तक, यहाँ से ये रहा हमारा। तो ये हमारा, देखिए अब आ गया, अच्छी तरह से समझ में आएगा। तो देखिए ये जो क्रस्ट है, क्रस्ट का हम लोग कहीं पे भी ये हम लोग ये मतलब कि इस किलोमीटर जल्दी नहीं निकाल सकते हैं कितनी मोटाई पे है क्रस्ट, कितनी मोटाई पे है हम लोग इसको मतलब कि ये अच्छी तरह से कहीं पे भी एक सुनिश्चित नहीं कर सकते हैं कितना किलोमीटर ये कितना मोटाई पे है। जैसे क्या होगा कि जब कहीं पहाड़ हो गया तो वहां पे मोटाई इसकी ज्यादा हो जाएगी, और कहीं समुद्र हो गया तो क्रस्ट की मोटाई बहुत पतली हो जाएगी। कहीं समुद्र के नीचे क्या होता है कि समुद्र जहां हो जाएगा तो इसकी मोटाई कहां हो जाएगा, पतली हो जाएगा, और जहां पहाड़ हो गया इसकी मोटाई ज्यादा हो जाता है। तो इस कारण क्रस्ट का हम लोग मोटाई एक अस्थिर मतलब कि स्थिति सही नहीं है, हम लोग अनुमान लगाते हैं या एवरेज लेकर चलते हैं, औसत लेकर चलते हैं। और क्या होता है कि इसका मेंटल का 2900 किलोमीटर इसकी मोटाई है, ये कन्फर्म है। और क्या है कि ऊपरी कोर का मोटाई 2900 से 5100 किलोमीटर तक है। और ये क्या है, देखिए
ये है लिक्विड में, ये है लिक्विड, लिक्विड लिक्विड फॉर्म में है, ये सॉलिड फॉर्म में है, सॉलिड फॉर्म में है, और ये भी सॉलिड फॉर्म में है, ये भी सॉलिड फॉर्म में है। तो ऐसे करके ये हमारा हो जाता है। चलिए ठीक है, इसके बारे में हम लोग पढ़े कि कहाँ पे कितना मोटाई है और किस क्षेत्र में कहाँ लिक्विड है और कहाँ ये हमारा ठोस पदार्थ है। तो हम लोग इसके बारे में जाने कि यहाँ पे कितना मोटाई है, कहाँ पे कितना गहराई है, कौन सा क्षेत्र कहाँ पे पाया जाता है। तो ऐसे आप लोग चित्र बनाइए ताकि हम लोगों को सबको समझ में आ सके। तो ये क्या है कि स्थल मंडल है, ये स्थल मंडल है, ये हमारा स्थल मंडल हो जाएगा, ये स्थल मंडल है, स्थल मंडल है। तो अब आइए इसके बारे में हम लोग कुछ जानते हैं और आगे कुछ इसके बारे में हम लोग पढ़ते हैं। इसके बारे में हम लोग कुछ पढ़ते हैं। तो क्रस्ट के बारे में हम लोग कुछ पढ़े। यहाँ तो हम मालूम चल गया कि क्रस्ट कहाँ है, तो ये हमारा क्रस्ट हो जाएगा। और यहाँ उसके बाद क्रस्ट के बाद क्या आता है, मेंटल आता है। मेंटल के बाद क्या आता है कि ऊपरी कोर आता है, उसके बाद निचली कोर आता है। तो ऊपरी कोर क्या है, लिक्विड है, लिक्विड अवस्था में है। ये क्या है, ऊपरी कोर। देखिए ऊपरी कोर कहाँ है, तो ऊपरी कोर ये लिक्विड अवस्था में है, ये है हमारा ऊपरी कोर और ये है हमारा ऊपरी कोर। तो ये लिक्विड अवस्था में है। और क्या है ये, उसके बाद नीचे वाला है सॉलिड अवस्था में, सॉलिड अवस्था में। तो हम लोग थोड़ा सा इसके बारे में और कुछ पढ़ते हैं कि अभी टाइम है, पढ़ लेंगे कुछ। तो अब आगे हम लोग कहाँ चलें, तो धीरे धीरे अब क्रस्ट, मेंटल और कोर के बारे में हम लोग पढ़ते हैं। क्रस्ट, मेंटल और कोर के बारे में हम लोग कुछ पढ़ते हैं। उसके बाद आगे देखते हैं कि आगे क्या पढ़ सकते हैं। तो अब आइए हम लोग, क्या है, नहीं बना चित्र, तो आप लोग चित्र बनाने में क्या है, ऐसे खींचिए, 2 पाई 3 पाई खींचिए, ऐसे ऐसे मार दीजिए, सब खत्म, सब खत्म एक ही बार में। लिख देना है कुछ भी, 2900 का 40,000 लिख देना है कहीं पे भी। ठीक है, कोई नहीं। चलिए आगे कोर के बारे में, क्रस्ट के बारे में पढ़ते हैं। क्रस्ट के बारे में हम लोग पढ़ते हैं। तो पृथ्वी को कितने भागों में बांटा गया है, तो क्रस्ट, मेंटल और कोर, क्रस्ट, मेंटल और कोर। क्रस्ट के बारे में हम लोग पढ़ते हैं। तो ये पृथ्वी की सबसे ऊपरी परत होता है। क्रस्ट क्या होता है, पृथ्वी की सबसे ऊपरी परत होता है। ये सबसे ऊपरी परत होता है क्रस्ट। क्रस्ट सबसे ऊपरी परत होता है पृथ्वी की। देखिए ये क्या हम दिखाए हैं, और एक चित्र के अनुसार हम आप लोगों को दिखाते हैं। रोकिए कि कुछ हम चित्र लाए हैं, उसके अनुसार हम लोग आप लोगों को कुछ दिखाते हैं कि क्या चीज़ होता है, और अच्छी तरह आप लोगों को समझ में आएगा। तो कोई नहीं, टाइम टाइम कुछ भी हो उससे मतलब नहीं है, थोड़ा सा समझ में आना चाहिए, समझ में आना चाहिए। तो होगा तो ठीक है, नहीं तो फिर आइए, जो हम चित्र बनाए हैं, देखिए इस चित्र को हम क्या किए हैं, सिर्फ इसको देखिए, ये जो हम चित्र बनाए हैं ये वाला, तो ये इसी भाग को हम काटे हैं, इसी भाग को हम काटे हैं, इसी भाग को, इस भाग को हम यहाँ दर्शाए हैं 3D के माध्यम से। इस भाग को हम यहाँ दर्शाए हैं। तो इसको और बड़ा कर सकते हैं हम। तो और इसी भाग को क्या है, इस भाग को यहाँ पे हम लोग किए हैं। इसी चित्र को देख लीजिए आप लोग सही से। तो देखिए क्या है, क्रस्ट, ऊपरी भाग क्रस्ट है, मेंटल है, देखिए क्रस्ट है,
मेंटल है, आउटर कोर है, इनर कोर है। तो इनर कोर सबसे अंदर है और क्रस्ट कहाँ है, सबसे बाहर है। और क्या है, मेंटल है सबसे फिर बीच में, उसके बाद आउटर कोर है उसके बीच में। तो देखिए अब क्या है कि लिथोस्फीयर जो स्थल मंडल है 100 किलोमीटर, 0 से 100 किलोमीटर हम बताए थे, तो ये स्थल मंडल 100 किलोमीटर है। उसके बाद क्या है, स्टेनोस्फीयर है 180 किलोमीटर। उसके बाद क्या है कि यहाँ से आ जाइए, यहाँ से देखिए यहाँ तक मेंटल है, यहाँ से यहाँ तक स्टेनोस्फीयर भी मेंटल में ही आ रहा है। स्टेनोस्फीयर कहाँ आ रहा है, मेंटल में ही आ रहा है। डिलीट हो गया है क्या इधर से, नहीं। ओ, अंदर से डिलीट हो रहा है ना। तो ऐसा करते हैं, इसको एक नया पेज बनाते हैं, इसको एक नया पेज बनाते हैं, उसके बाद चलते हैं। देखिए जो ये चीज़ बना है वही चीज़ हम सेम टू वहाँ पे दिखाना चाहते हैं। तो वही चीज़ हम यहाँ पे दिखाना चाहते हैं, इसलिए कि देखिए पहले हम बना चुके हैं, ताकि किसी को ये ना लगे कि हम सिर्फ कॉपी पेस्ट कर रहे हैं, सिर्फ हम कॉपी पेस्ट कर रहे हैं। देखिए यही चीज़ बनाए हैं हम, यही चीज़ सेम चीज़ ये बनाए हैं। तो इसको हटाइए, इसको, और इस पे आते हैं, सेम यही चीज़ बनाए हैं वहाँ पे। तो देखिए क्या है, लिथोस्फीयर क्रस्ट एंड अपर मोस्ट सॉलिड। तो देखिए ये कहाँ पे है, ये रहा हमारा 100 किलोमीटर, 0 से 100 किलोमीटर। उसके बाद मेंटल कहाँ है, 2900 किलोमीटर, ये 2900 किलोमीटर मेंटल। और क्या है, स्टेनोस्फीयर ऊपर हो जाएगा। देखिए क्रस्ट क्या है, 0 से 100 किलोमीटर थिंक है, ये पतला है क्रस्ट। उसके बाद क्या है, 2900 किलोमीटर मेंटल है, 5100 किलोमीटर आउटर कोर है, और 6378 किलोमीटर कहीं देता है, कहीं 70 किलोमीटर भी देता है। तो इसके लिए हम लोग कहीं या तो 78 देगा, नहीं तो 70 देगा, नहीं तो 71 देगा, तीनों में से कोई एक देता है। तो क्या हुआ कि इनर कोर क्या है, सॉलिड है, ये सॉलिड है, ये लिक्विड है, और मेंटल और स्टेनोस्फीयर के बारे में नहीं बताया गया है। और ये चीज यहीं पे है, देखिए ये चीज दर्शाया गया है कि मेंटल कहाँ पे है, कोर कहाँ पे है, तो ये हमारा कोर। मेंटल कहाँ पे है, तो ये रहा। और मेंटल में इनर कोर ये रहा, और आउटर कोर ये रहा, आउटर कोर हमारा यहाँ पे ये रहा। तो ऐसे करके ये सेम टू सेम जो बताए हैं वहीं पे वही चीज है। इसी को हम काट के, इसी को इतना भाग काट के हम यहाँ पे दर्शाए थे। हम यहाँ पे क्या दर्शाए थे, उसी को यहाँ पे काट के हम सिर्फ दर्शाए हैं। तो ये चीज हम जोड़ भी सकते थे, लेकिन बट क्या है कि वैसा करना उचित नहीं था, हमको अच्छा लगा, तो इसके चलते हम क्या किए कि इसको तो आइए इसके बारे में हम लोग क्रस्ट के बारे में कुछ लिखते हैं। क्रस्ट के बारे में हम लोग कुछ लिखते हैं, या टाइम हो चुका है तो कोशिश करेंगे कि कल ख़त्म कर दें इसको, या आप लोग 10 मिनट वेट कीजिएगा तो कुछ खत्म हो जाएगा, कल ख़त्म कर देंगे इसको, या तो थोड़ा कल बचेगा। तो आइए क्रस्ट के बारे में हम लोग थोड़ा सा पढ़ लेते हैं, क्रस्ट के बारे में हम लोग पढ़ के चलते हैं। क्रस्ट के बारे में हम लोग पढ़ते हैं, क्रस्ट के बारे में हम लोग थोड़ा सा पढ़ते हैं। यह पृथ्वी की सबसे ऊपरी परत है, क्या है, सबसे ऊपरी एवं पतली परत है। यह क्या है कि यह है, अब लिखना ही है, यह पृथ्वी की सबसे ऊपरी परत, ऊपरी और
सबसे पतली परत है। ये पृथ्वी की सबसे ऊपरी और पतली परत है, जिसकी औसत मोटाई कितनी है? इसकी औसत मोटाई क्या है? इसकी औसत मोटाई, वहां पे मोटाई सिर्फ लिखे हैं क्रस्ट के बारे में, ये औसत मोटाई है। औसत मोटाई 33 किलोमीटर, 33 किलोमीटर है। किंतु महासागरीय क्रस्ट की मोटाई देखिए, अब यहां पे लिखिए, किंतु महासागरीय क्रस्ट की मोटाई, ये जो महासागर के तल पे है, जो महासागर के जिसके समुद्र के नीचे है, जो उसकी मोटाई बोल रहे हैं। महासागरीय क्रस्ट की मोटाई कितनी है? औसत 5 किलोमीटर। सोचिए कितना पतला है ये। औसत ये 5 किलोमीटर है महाद्वीपीय क्रस्ट की मोटाई से। मोटाई से कितना है? मोटाई से ये 5 किलोमीटर है, मोटाई से, और ये कम है, कम है मोटाई से। ये इसकी औसत मोटाई कितनी है? 5 किलोमीटर कम है महाद्वीपीय, मतलब कि महाद्वीपीय क्रस्ट की मोटाई से। महाद्वीपीय क्रस्ट की मोटाई से इसकी मोटाई मतलब 5 किलोमीटर कम है। यानी कहने का मतलब ये है कि देखिए, जैसे कि ये है हमारा, तो ये हमारा समुद्र हो गया, मान लीजिए कि यहाँ पे हमारा समुद्र हो गया, तो ये इसकी मोटाई और इसकी मोटाई, यहाँ से इसकी मोटाई से ये 5 किलोमीटर इसकी मोटाई कम है। यानी महाद्वीपीय मोटाई है 10 किलोमीटर, तो इसकी समुद्र महासागरीय मोटाई कितनी होगी? 5 किलोमीटर। इसकी मोटाई है, महाद्वीपीय मोटाई है 15 किलोमीटर, तो इसकी मोटाई हो जाएगी समुद्र महासागरीय मोटाई 10 किलोमीटर, 10 किलोमीटर। तो ऐसे ये है हमारा, न कि 5 किलोमीटर इसकी औसत मोटाई कम है। तो अब देखते हैं इसके बारे में और कुछ। तो भूकंपीय तरंग जो होता है, भूकंपीय लहरें या तरंग जो है के आधार पर क्रस्ट को भी दो भागों में बांटा गया है। भूकंपीय तरंग और लहरों के बारे में, लहर जो है या भूकंपीय तरंग है, ये इसके आधार पर क्या है कि क्रस्ट को भी दो भागों में बांटा गया है। तरंग के आधार पर क्या है कि क्रस्ट को दो भागों में बांटा गया है। इसके आधार पर क्या है कि भूकंपीय तरंग या लहर के आधार पर क्रस्ट को दो भागों में बांटा गया है। तो पहली क्या है? ऊपरी क्रस्ट है। पहला क्या है? ऊपरी क्रस्ट है। ऊपरी क्रस्ट, अपर क्रस्ट, और क्या है? इनर क्रस्ट, मतलब क्या क्या है? एक निचली क्रस्ट है, निचली क्रस्ट या इनर क्रस्ट है। क्रस्ट। अब आते हैं ऊपरी क्रस्ट के बारे में, थोड़ा सा पढ़ लेते हैं। तो ऊपरी क्रस्ट के बारे में थोड़ा सा पढ़ लेते हैं। तो ऊपरी क्रस्ट क्या है या ऊपरी परत है? तो इसमें मुख्यतः ग्रेनाइट, ये क्या किस चीज का बना है? तो ग्रेनाइट चट्टानों से बना है। ऊपरी क्रस्ट जो है ग्रेनाइट चट्टानों से बना है, जिसके द्वारा महाद्वीपों का निर्माण हुआ है। तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं कि ऊपरी परत, यह परत ग्रेनाइट
चट्टानों से निर्मित है, चट्टानों से निर्मित है, ठीक है। जिसके द्वारा महाद्वीपों का निर्माण हुआ है, जिसके द्वारा क्या होता है कि जिसके द्वारा महाद्वीपों का निर्माण हुआ है, किसके द्वारा? तो इसके द्वारा महाद्वीपों का निर्माण हुआ है। इसके द्वारा क्या हुआ है? महाद्वीपों का निर्माण हुआ है। क्या होता है इसके द्वारा? तब महाद्वीपों का निर्माण हुआ। इस परत में क्या पाया जाता है? तो सिलिका और एल्युमिनियम पाया जाता है। इस परत में सिलिका तथा अल्मुनिया इसलिए पाया जाता है, यह प्रधानता होती है, इसलिए अतः इस परत को क्या बोलते हैं? सियाल भी कहते हैं। इस परत को क्या बोलते हैं? सियाल कहते हैं। तो यहाँ पर पी लहरों की गति कितना होती है? यहाँ पर पी लहर जो होता है, पी तरंगों की गति कितनी होती है यहाँ पे? तो 6.1 किलोमीटर प्रति सेकंड है। 6.1 किलोमीटर प्रति सेकंड है। यहाँ पे क्या होता है? ऊपरी क्रस्ट में पी तरंगों की गति कितनी होती है? 6.1 किलोमीटर। अब क्या पढ़ते हैं इसके बारे में? तो आइए थोड़ा सा अब पढ़ लेते हैं निचली परत के बारे में, निचली क्रस्ट के बारे में। निचली क्रस्ट के बारे में, या निचली क्रस्ट बोल देते हैं। छोड़ दें इतना ही पे, लेट हो गया, कोई नहीं, छोड़ देते हैं इसके बारे में हम लोग। तो ऐसा करते हैं कि इसके बारे में हम लोग कल ख़त्म कर देंगे, कोई ज़्यादा अब ये नहीं रहा है, तो कल और शॉर्ट में खींच देंगे। शॉर्ट में नहीं खींचेंगे, उतना ही खींचेंगे जितना खींचना है। तो जितना लिखवाना है उतना लिखवाएंगे, हमको भागने की जल्दीबाजी नहीं है। जितना पढ़ना है उतना पढ़ेंगे हम लोग उतना पढ़ेंगे, इसके लिए कोई ये जल्दीबाजी नहीं है। तब तक लिए क्या करते हैं कि मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, और तब तक लिए टाटा बाय बाय, गुड नाइट, सी यू, जय हिंद, जय भारत।